गेट के बाहर खड़े होकर एक पल घर का मुआयना किया। चारों तरफ जगमगाती लाइटिंग और पटाखों की आवाज अलग ही खूबसूरती की छटा बिखेर रही थी। अंदर से आती ढोलकी की आवाज और उस पर थिरकते हुए गाने और औरतों की हंसी ठिठोली और फिर मेहमानों का जमावाड़ा, क्या कुछ नहीं था। चांदनी ने सब देखा और एक लंबी आह भरी, जैसे किसी जंग के लिए खुद को तैयार कर रही हो। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अंदर नहीं जाना क्या? निखित ने आते ही सवाल दागा। हाँ, बस चल ही रही हूँ, चांदनी ने सिर हिलाकर जवाब दिया। मन का भारीपन चेहरे पर ना उभरे, इसलिए चेहरे पर गज भर की हंसी चिपका रखी थी। यूं भी वो यही तो करती आई थी। अंदर का माहौल देखकर उसे हैरत नहीं हुई। उसकी सोच के मुताबिक बच्चे को सब घेरे खड़े थे। दादी आ के बलाई ले रही थी। घूम घूम के वो मिठाइयाँ बांटने के लिए डिब्बे संभाल रही थी। आखिर खुशी की बात ही थी। मिसेज आलम अब दादी बन चुकी थी। सास से एक ओहदा ऊपर बढ़ गई थी तो खुशी तो लाजमी थी। यूं भी लोगों को मूल से ज्यादा ब्याज से लगाव होता है। चांदनी बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई। अब किचन तुम संभालो। वैसे भी बेटी आ गई है तो माँ का किचन में क्या काम, मुझे किस बात की फिक्र। मिसेज आलम अपने अंदाज में ही बल खाती चली गई। पीछे से चांदनी ने फीकी स्माइल दी थी। ऐसा नहीं था कि वो खुश नहीं थी। खुश क्यों ना होती, वो भी तो बुआ बनी थी। लेकिन पिछले महीनों का रवैया आंखों में घूम गया था, जिसकी वजह से वो आने से कतरा रही थी और ना चाहते हुए भी मन में कड़वाहट घुल गई थी। लेकिन चाचा के फोन करने के बाद उसे यहाँ आना ही पड़ा। वैसे भी तो ये रस्में दुनिया है। अपना काम पड़े तो लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं। फिर यहाँ तो मुफ्त की नौकरानी मिल रही थी। चांदनी ने सारे गिले सिकवे की पोटली बांधी और अंधेरे कुएं में धकेल के लग गई अपने काम में। आज बच्चे का नामकरण था, इसलिए वो जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। यहाँ गिने चुने लोगों को बुलाया गया था, क्योंकि पार्टी बाद में करनी थी। इसलिए गिन के अभी कुछ 20-25 मेहमान आए थे, जिसमें से अपने खानदान और कुछ करीबी थे। भाभी, आपको पानी ज्यादा गर्म तो नहीं लग रहा है? अगर गर्म है तो ठंडा कर दूं? चांदनी ने सवाल किया था। अरे चांदनी, जच्चा है, सारा शरीर टूटा होता है, पानी ठंडा क्यों दे रही हो? पता है ना इस टाइम कितनी सावधानी रखनी पड़ती है। खैर छोड़ो, ये दुख भी किस्मत वालों को मिलता है। तुम क्या समझोगी? ये पहला कटाक्ष था जो चाची के हवाले से आया था और उन्होंने अपने जुमले को अदा करके चांदनी को मातृत्व का एहसास दिलाना जरूरी समझा था। रहने दो भाभी, ये क्या जाने, माँ को ना ये सब पता होता है। माँ बनी होती तब तो जानती कैसे क्या होता है। देख चांदनी, अब मियाँ आए तो खुद को अच्छे डॉक्टर से दिखा लियो। भाई अकेला आदमी कोई आदमी है। मेरी सना बेटी को देखो, शादी के साल भर के अंदर ही बच्चा हो गया। ससुराल वाले पूरे नाज उठाते हैं उसके, और इस बेचारी को देखो, शादी के 7 साल हो गए लेकिन अब भी गोद सुनी है। बुआ की बातों में चिंता कम और ताना ज्यादा नजर आ रहा था। चांदनी का दिल किया कि वो चीख चीख कर कहे, मैंने अपने मन से अपनी गोद सुनी रखी है। यह मेरा बच्चा नहीं तो मुझे जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन दिल के फफोले दिल में ही रह गए और होठों ने चुप्पी साध ली। उसने वहां चुप रहना ही बेहतर समझा। चांदनी ने लगभग आधा काम खत्म कर लिया था। बाकी के काम के लिए उसने सोचा था वो किचन में से निकलेगी ही नहीं। वो तो किचन से ना निकली, लेकिन आंसू शायद रास्ता भूल गए थे, जो आंखों से होते हुए गाल पर जा फिसले थे। पिछली बार जब घर पर बुलाया था चाची ने, अपनी बहू को उसके पास नहीं आने दिया था। उनका मानना था कि ऐसी हालत में चांदनी की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। उनकी बहू दुनियावी रस्म निभाते हुए सलाम करके ऐसे गायब हुई थी जैसे गधे के सिर से सींग। यूं तो चाची ने सबको दावत पर बुलाया था, लेकिन चांदनी को ताना देना उन्होंने अपना वहां भी अधिकार समझा था। इस बात से चांदनी आहत हुई और सारे रास्ते रोते हुए गई थी। और पहली बार उसने ऊपर वाले से शिकायती अल्फाज निकाले थे। आखिर क्यों? अब वो भी कहाँ सुनने को थे। इसलिए आइंदा वहां ना जाने की कसम के साथ वो रवाना हो गई। ट्रिंग 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 फोन की बजी धुन ने चांदनी की सोचों के घेरे पर ब्रेक लगाते हुए उसे वर्तमान में पटका और अपनी तरफ उसका ध्यान आकर्षित किया था।
चांदनी ने फोन उठाते ही सलाम किया। तभी उधर से पहला सवाल दनदनाते हुए आया, ये आंखें लाल क्यों हैं? जिसका जवाब चांदनी ने नींद का बना दिया। लेकिन रिहान भी जानता था ये आंखें ना तो सोने से लाल है या रोने से। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए उसने अभी कुछ भी पूछना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए वो इधर उधर की बातें बनाकर चांदनी को हंसाने की कोशिश में लग गया, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया था। आखिर में चांदनी ने काम का बहाना बनाकर फ़ोन रख दिया और चेहरे पर मंद मंद मुस्कान थी। हो भी क्यों ना, रिहान उसे इतना प्यार जो करता था। अरे क्या हुआ, खाना तैयार हुआ या नहीं? चाची ने किचन में झांकते हुए पूछा। हाँ चाची, हो गया सब। चांदनी ने भी किचन का मुआयना करते हुए कहा। आप सबको बुला लो, तब तक मैं घर से हो आऊं। चांदनी ने कहा। अरे कहाँ जा रही हो? सबको खाना कौन खिलाएगा? चाची ने हाथ पकड़ते हुए कहा। पहले जच्चा को निकाल दो खाना, फिर कोई खाएगा, चाची ने हुक्म दिया। अच्छा ठीक है चाची, निकाल दे रही हूँ, आप रुको 1 मिनट। चांदनी ने खाने की तरफ मुड़ते हुए कहा। अरे नहीं चांदनी, तुम रहने दो। चाची ने चांदनी को हटाते हुए कहा। आमना, तुम निकाल दो खाना, तुमको पता है ना जच्चा को खाना कैसे खिलाना है, ध्यान से निकालना। चांदनी, अब तुम निकल जाओ किचन से, चाची ने एक अदा से हाथ नचाकर कहा, जिस पर जबत रखते हुए भी 2 कतरे चांदनी की आंखों से फिसल ही गए थे। उसे भी समझते देर ना लगी कि चाची ने उसे किचन से क्यों निकाला है। जिस पर जबत रखते हुए भी 2 कतरे चांदनी की आंखों से फिसल ही गए थे, उसे भी समझते देर ना लगी कि चाची ने उसे किचन से क्यों निकाला है। मैंने खाना बनाया, तब छूत नहीं लगी खाने में। खुद से बड़बड़ाते हुए वो किचन से निकल गई, लेकिन आंखों में आंसुओं की लड़ी सी लग गई, जिसे उसने जैसे तैसे छुपाया था और जाकर एक कोने में बैठ गई। ऐसा ये गम ही नहीं कोई पहचान ना ले, ऐसा वो कौन है जो दुख मेरा जान ना ले। ये कहते हुए चांदनी ने आंखें मूंद ली और अपने अतीत में खो गई। चांदनी छत पर बैठी अतीत को याद करने लगी और 7 साल पीछे पहुंच गई। अब्बू ने एक फोटो उसके सामने रखी और दूसरी फोटो हाथ में रखी और बोला, देखकर बताओ कौन सा अच्छा है। चांदनी ने शर्माते हुए कहा, जो आपको अच्छा लगे, और आपसी सहमति से रेहान को पसंद किया गया। चांदनी ने भी सबकी रजामंदी पर मुहर लगा दी। हालांकि चांदनी की अम्मी ने रेहान की मां ना होने पर ऐतराज जताया। आखिर मां थी, इसलिए उनका चिंतित होना स्वाभाविक था। चांदनी के पिताजी ने सबसे राय की घर में और चांदनी की अम्मी की बातों पर गौर किया गया। सबने एक राय में बोला, जिसकी मां नहीं होती उसकी शादी नहीं होती क्या। चांदनी के अब्बू ने चांदनी को राय दी कि वो रेहान से बात करे और उसके मन मिजाज को जान ले। आखिर जिंदगी तो दोनों को ही बितानी है। चांदनी ने उनकी बात मान के रेहान से बात की। क्योंकि रेहान विदेश में नौकरी करता था, इसलिए मिलना मुमकिन नहीं था, सो फोन ही एकमात्र सहारा था। धीरे धीरे बातें करते हुए चांदनी और रेहान ने अपने दिल की अदला बदली भी कर ली। फिर इंतजार का दौर चला। रेहान किसी भी हालत में चांदनी को अपना बना लेना चाहता था, इसलिए उसने अपने वतन आने के लिए पर खोले। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बारात किसी भी पल आने वाली होगी। ये चांदनी के अब्बू थे जो सुबह से इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। बेटी की शादी में हर बाप की तरह वो भी सारे अरमान पूरे करना चाहते थे, इसलिए खुद जाकर सारी तैयारियों का जायजा ले रहे थे। इधर रेहान के पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। उसे लग रहा था कब वो पहुंचे और चांदनी को ले आई। हाल तो कुछ ऐसा चांदनी का भी था। सजी धजी वो दुल्हन के लिबास में सचमुच की चांदनी बिखेर रही थी। आखिरकार सबका इंतजार खत्म हुआ और 3 खूबसूरत कबूल है कबूल है कबूल है लफ्ज़ ने चांदनी को रेहान का तकदीर बना दिया। रेहान की नज़रें सिर्फ चांदनी को निहार रही थी, जिसे चांदनी ने भी महसूस किया था। चांदनी सबको रुला के बाबुल की चौखट छोड़ रेहान की हकदार हो गई थी और आंखों में सपने सजाए वो पिया के घर चली आई। रेहान उसका बहुत ख्याल रखता था। घर में उसको सास की थोड़ी कमी ज़रूर खलती थी, लेकिन रेहान ने उसे बखूबी पूरा कर रखा था। कुल मिलाकर रेहान एक अच्छा पति साबित हुआ।
देखते ही देखते शादी के 2 महीने बीत गए। रिहान और चांदनी बहुत खुश थे एक दूसरे का साथ पाकर। कुछ दिनों से चांदनी की तबीयत बहुत खराब रह रही थी। उसे टाइफाइड हो गया था, जिसकी वजह से रिहान थोड़ा परेशान रहता था, लेकिन चांदनी उसे समझा देती थी। आखिरकार वो वक्त भी आया जब रिहान के जाने का वक्त हो गया। रिहान जाना नहीं चाहता था और चांदनी को ऐसी हालत में छोड़कर तो बिल्कुल नहीं। सारी रात रिहान और चांदनी की आंखों में बीती। दोनों नहीं चाहते थे इस रात की सुबह हो, बस वक्त यहीं थम जाए। लेकिन वक्त था कि हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा था। रेहान चांदनी को ढेरों हिदायतें और बातें समझा रहा था। चांदनी की तबीयत खराब देखकर पहले सबको लगा कोई खुशखबरी है, लेकिन चांदनी ने यह बात सिरे से खारिज कर दी। अपने शुरुआती दिनों में रेहान और चांदनी ने तय किया, हम पहले खुद इतना सख्त बनेंगे ताकि ये जिम्मेदारी उठा सकें। आजकल के परवरिश में बच्चों की अच्छी परवरिश देना बहुत चुनौतीपूर्ण काम था, इसलिए दोनों ने तय किया हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए। खैर रेहान जाने के लिए भारी मन से तैयार हुआ, लेकिन चांदनी को देखकर उसका दिल टूट सा रहा था। ये बात चांदनी भी समझती थी, इसलिए उसने अपने चेहरे पर मुस्कान सजा ली थी ताकि रेहान कमजोर ना पड़े। रेहान चांदनी के माथे पर किस किया और कहा, अपना ख्याल रखना, सबसे मिलकर रहना। ये कहते हुए वो कमरे से निकल गया। चांदनी बस उसे खुद से दूर होते हुए ताकती रह गई। रेहान के जाने के बाद उसका कई दिनों तक मन नहीं लगा, घर जैसे काटने को दौड़ता था। रेहान का भी कुछ यही हाल था, लेकिन वो अपने दिल को समझाकर चांदनी को कहता, बस कुछ दिन की बात है, ये दिन यूं ही निकल जाएंगे। रेहान और चांदनी ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी परिवार को जोड़े रखने में, लेकिन रेहान के जाने के कुछ दिन के बाद से सबने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। चांदनी पर पहला कटाक्ष उसकी चाची सास ने ये कहते हुए किया कि उसके खानदान में अभी तक कोई बहू ऐसी नहीं है जिनको इतना समय लगा हो बच्चा होने में। उनका ये जुल्म चांदनी को नागवार गुजर रहा था। ना चाहते हुए भी वो चुप रही, क्योंकि जाने अनजाने में वो उनकी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी कर रही थी। अब वो सबसे थोड़ी ना कहती कि हमने अभी बच्चा नहीं करने का सोचा है, सो उसने चुप्पी साधना ही बेहतर समझा। एक दिन तो हद ही हो गई जब अपनी जेठानी के बच्चे को गोद में उठाया तो उसकी बड़ी जेठानी ने ये कहते हुए बच्चा उसकी गोद से ले लिया कि बच्चे खिलाने का इतना ही शौक है तो खुद का पैदा करो। ये सुनकर चांदनी को ऐसा लगा जैसे उसने बच्चे को उठा के कोई जुर्म कर दिया है। उस दिन और आज के दिन तक उसने किसी के बच्चे को गोद में नहीं उठाया था। उसके दिल में डर बैठ गया था, कहीं कोई उसकी गोद से अपना बच्चा ना छीन ले। पहले तो ये बातें उसने रेहान से छुपा कर रखी थी, लेकिन धीरे धीरे उसके तानों में होता इजाफा रेहान के कानों में भी जा टकराया था। अब तो हर बात में उसे बांझ का ताना मिलने लगा था, जिसे याद करके एक सरद लहर उसके दिल पर बीती थी। तभी निखित ने उसके पास आकर उसकी सोच पर ब्रेक लगाया। आप ही चलो, सबको खाना खिलाओ, बुला रही है चाची। चांदनी भारी मन से नीचे आई। दिल के जख्म फिर से ताज़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने सारे फंक्शन में अच्छे से भाग लिया और मन की पीड़ा को कुछ देर के लिए दिल में दफन कर दिया था। उसने सबको अच्छे से खाना खिलाया और सारे काम खत्म किए और करीब रात के 11:30 बजे अपने घर जाने को तैयार हुई। तभी मिसेज आलम ने उसे मिठाई का डब्बा थमाते हुए ये कहा, चांदनी ध्यान रखना, इस बार ऐसा हो कि ये मिठाई का डब्बा मुझे वापस मिले। उसने इस अदा से कहा जैसे चांदनी जानबूझकर मां नहीं बन रही है। जाते जाते भी उसकी आंखों में आंसू की लड़ी लग गई। चांदनी झलकती आंखों के साथ बिस्तर पर आई। ऐसा कोई पहली बार नहीं था। वह अक्सर रात करवट बदलते और रोते गुजारती थी। वो अभी सोचों में गुम ही थी कि उसके फोन पर रेहान का नंबर चमका। वो जानती थी रेहान उससे क्या पूछने वाला है, जिसके लिए वो खुद को तैयार करने लगी। उसने फ़ोन को उठाया और सलाम किया। रेहान ने सलाम का जवाब दिया और चांदनी को खोजती नज़रों से देखने लगा और चांदनी नज़रें बचाने की कोशिश करने लगी। चांदनी का ऐसा बुझा बुझा चेहरा देखकर रेहान के दिल के 100 टुकड़े हुए थे।
उसने भारी मन से बोलना शुरू किया, तुम वहाँ क्यों गई थी? रेहान ने पहला सवाल दागा। चांदनी खामोश थी और रेहान जवाब के इंतजार में था। फिर चांदनी ने खुद को समेटा और धीरे से मिमियाते हुए बोली, जान चाचा ने कॉल किया इसलिए जाना पड़ा, नहीं जाती तो वो बुरा मान जाते। चांदनी ने बहलाने की कोशिश की। रेहान ये बात जानता था। उसने बस इतना ही कहा, मेरी बीबी की कोई बेइज्जती करे या उसकी आंखों में किसी ने आंसू लाए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। रेहान दबे गुस्से में बोला, क्योंकि उसे पता था वहाँ क्या हुआ होगा। वो बात दोहरा के चांदनी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए नपे तुले लहजे में बोलने की कोशिश की। चांदनी रेहान को देखकर मुस्काई। फिर रेहान पर टूटकर प्यार आया, जैसे रेगिस्तान में उसकी बंजर जमीन पर हरियाली आ गई हो, उसका अंग अंग खिल गया हो। वो अपना सारा गम भूल गई। यूं ही रेहान ऐसे ही तो करता था। पति पत्नी का रिश्ता भी होता ही ऐसे है। जिंदगी की राह में एक थके तो दूसरा उसे हौसला देता है। यहाँ भी ऐसा ही था। जब वो थक के हारने लगती तो रेहान उसकी ढाल बनकर खड़ा हो जाता था। इधर उधर की बातें करने के बाद उसने नींद का बहाना बनाकर उसने फोन रख दिया। लेकिन उसको नींद कहाँ आने वाली थी। वो ना चाहते हुए भी एक बार फिर अपने अतीत में कुछ टटोलने लगी, जहाँ उसे खाली हाथ लौटना था। हाँ, हम तो दुश्मन है ना, एक तुम्हारी बीबी ही सिर्फ सच्ची और सती सावित्री है, मिस्टर हैदर हाथ नचाते हुए बोले। चांदनी खामोश खड़ी थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। शादी को 2 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी औलाद नहीं है। समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? लोग भी तो हमसे पूछ रहे हैं ना, इसलिए मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाना चाहता हूँ। रेहान के वतन लौटने के बाद चांदनी और रेहान की उनके बड़े भाई के पास पेशी हुई थी, जहाँ रेहान के भाई ने उसे दूसरी शादी करने का फैसला सुनाया था और दुनिया भर का ज्ञान दिया था। ये सब सुनकर रेहान गुस्से से आग बबूला हो गया। फिर भी उसने बड़े भाई का लिहाज करते हुए उसने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए कहा, ऊपर वाला हमें जैसे रखे, औलाद दे या ना दे, मैं चांदनी को तलाक नहीं दूंगा, ना ही दूसरी शादी करूंगा। वो 2 टूक कहता हुआ चांदनी को वहां से लेकर निकल गया। हालांकि चांदनी ने रेहान को समझाने की कोशिश की थी कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन ये चांदनी को पता था वो कितनी बार टूट के और कितनी हिम्मत से ये अल्फाज निकाले थे। रेहान ने चांदनी से सवाल किया, ठीक है मैं दूसरी शादी कर लूँगा, लेकिन तुम इसकी गारंटी देती हो कि उससे मेरी औलाद होगी? अगर उससे भी मेरी औलाद नहीं हुई तो तुम और कितनी शादियाँ करवाओगी? रेहान ने लगभग गुस्से में बोला और चांदनी के पास उसका कोई जवाब नहीं था। रेहान अपनी बातों से टस से मस ना हुआ। चांदनी रेहान को अपना जीवन साथी पाके अपनी किस्मत पर रश्क करने लगी। सच में वो बहुत खुशकिस्मत थी जो रब ने उसको अपनी नेमत में से नायाब हीरा निकालकर चांदनी का नसीब बना दिया था। लेकिन दुनिया की रस्में निभाने के लिए उनको दुनिया के साथ चलना ही था। रेहान जब आता चांदनी के साथ बहुत हंसी खुशी रहता और ये देखकर सबके सीने पर सांप लौटने लगते। सब एक जबान में बोलते, बताओ बांझ पर इतना लाड लुटा रहा है, अभी जवानी है ना, समझ नहीं आ रहा, बुढ़ापे में समझ आएगा। अरे तुम्हें नहीं पता, मुझे लगता है कुछ कराकर खिला दिया है इस कलमुही ने, तभी मियाँ इतने लट्टू है। कुछ ऐसे ही अल्फाज चांदनी के कानों में टकराते, लेकिन रेहान के सामने किसी का मुंह नहीं खुलता था। पीठ पीछे सब बातें बनती रहती। ये बातें रेहान भी अच्छे से जानता था, इसलिए वो जलाने के लिए चांदनी के लाड उठाता था। इन सब के बीच रेहान का फिर से जाने का वक्त आ गया। उसकी छुट्टियां खत्म हो गई थी। वक्त जैसे पंख लगाकर उड़ गया था। वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन भारी मन से फिर उसने चांदनी से विदा ली और चांदनी यहाँ फिर से अकेली रह गई। उसने पहली बार उम्मीद लगाई थी, लेकिन रब को शायद कुछ और ही मंजूर था और अपनी उम्मीद की किरीचियाँ उसने खुद ही बटोर ली। इधर रेहान के अब्बा की तबीयत भी खराब रहने लगी। चांदनी पूरे दिल से उनकी और घर वालों की सेवा करती थी, लेकिन उनके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया था। कई बार उसका हौसला जवाब दे देता, लेकिन वो ससुर और अपने पति की खातिर फिर से खुद को समेट लेती। औरत की तो यही कहानी है, टूटना बिखरना और उसके व्यक्तित्व की पहचान है।
ससुर चांदनी को अपनी बेटी की तरह मानते थे, जिसका मान चांदनी ने भी बखूबी रखा था। पूरे घर में एक वही थे जिन्हें चांदनी की फिक्र रहती थी। चांदनी उनके पास जाकर ढेरों बातें करती और अपना मन हल्का कर लेती। हालांकि मिस्टर नईम अपने अनुभव और जेठानियों की चालबाजियों के बारे में बताते, लेकिन चांदनी बस हंस के टाल जाती थी। ऐसा नहीं था कि वो समझती नहीं थी, बस वो मन में कोई खटास नहीं लाना चाहती थी। आखिर उसका यहाँ से मन बेजार होने लगा, इसलिए उसने सोचा मायके का चक्कर लगा आऊं। रिहान को यही तो बस चाहिए था कि कैसे वो मायके जाने के लिए राजी हो, क्योंकि रिहान अपने घर वालों के बारे में जानता था, इसलिए वो चांदनी को मायके आने को कह रहा था। लेकिन हर बार चांदनी ससुर की तबीयत का बहाना बना देती और रिहान भी चुप हो जाता। यूं भी जब रिहान ने मिस्टर हैदर की बात नहीं मानी तो उन्होंने किनारा कर लिया। उन्हें बहुत धक्का लगा था रिहान ने उनकी बात क्यों टाली, इसलिए घर में और दिल में उन्होंने दीवार खड़ी कर ली, जिसका रिहान को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उसने चांदनी को जाहिर नहीं होने दिया। चांदनी को मायके आए कुछ 1 महीना हुआ था, लेकिन रिहान नहीं चाहता था वो घर पर जाए, इसलिए उसने बहाना बनाकर रखा था कि मैं आने वाला हूँ, दोनों साथ चलेंगे। इसलिए चांदनी भी रुकी हुई थी, लेकिन उसका दिल अपने ससुर की तबीयत पर अटका हुआ था। तभी एक खबर आई जिससे चांदनी को बहुत धक्का लगा। चांदनी के ससुर बहुत सीरियस कंडीशन में अस्पताल में भर्ती थे और वो लगातार चांदनी से मिलने को कह रहे थे। चांदनी ने जब सुना वो झट से ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। वो अभी रास्ते में ही थी कि उसके ससुर का इंतकाल हो गया। आखिरी समय में वो वहाँ नहीं थी और वो क्या कहते हैं ये राज उनके साथ चला गया था, जो कहने के लिए वो बस उससे मिलने के ख्वाहिशमंद थे और रह रहकर चांदनी को कचोटता था। मिस्टर नईम के बाद सारे रिश्ते और मोह के बंधन टूट गया था। अब चांदनी का वहाँ रहना जैसे नाको चने चबाना था। अब उसकी जेठानियाँ उसके सामने अपने बच्चे को नहीं आने देती, ना ही उसके हाथ से कुछ खाने देती। ये सब देख के उसका दिल बहुत दुखता था। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन उसके तकिए में आंसू जबत नहीं होते थे। अब ताने के तौर पर रोज उसे सुनने को मिलता, अगर बच्चा होना होता तो कैसे भी हो जाता। अरे बहन, पिछले जन्म का पाप है जो इस जन्म में मिल रहा है। पता नहीं कब इस बांझ का मुंह देखना छूटेगा। दिन रात हमारी छाती पर बैठी रहती है। बताओ, हमारी भी बहुएं आने वाली है, क्या प्रभाव पड़ेगा उन पर। उसे रोज ही ऐसे सुनने को मिलता था। अब उसकी जेठानियाँ मोहल्ले की औरतों के साथ मजलिस लगाकर बैठा करती थी। अब चांदनी को इसकी आदत सी हो गई थी, लेकिन दिल कितना भी मजबूत क्यों ना हो, ऐसी बातें सुनकर दिल जख्मी हो ही जाता था। अब वो रिहान को अपने वतन आने के लिए जिद करने लगी। रिहान भी सब समझता था, इसलिए वो भी आने की कोशिश करने लगा। रिहान के आने से पहले उसने सारा चेकअप करवाया, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं निकली। ये बात सुनकर वो खुशी से फूले ना समाई, जैसे उसे जीने का मकसद मिल गया हो। डॉक्टर ने उसे समझाया, पति पत्नी को कम से कम 3 महीने साथ रहना जरूरी है, उसके बाद हम जान पाएंगे दिक्कत कहाँ आ रही है। उसने रिहान को बताया। वो भी घर आने के लिए कोशिश करने लगा। वो भी जल्दी से जल्दी चांदनी के पास जाना चाहता था। रिहान अपने वतन लौट आया था और इस बार दोनों ने डॉक्टर को भी दिखाया था। इस बार दोनों को पूरी उम्मीद थी कि कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी। तभी रिहान के भाई का रिश्ता तय हुआ और उन दोनों को वहां जाने के लिए रवाना होना पड़ा। हालांकि चांदनी थोड़ा जाने से हिचकिचा रही थी। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो रिहान का मुंह देखकर जाने के लिए तैयार हुई। यूं भी जब मिस्टर नईम की तबीयत बिगड़ी थी, वो चांदनी से कहा करते थे कि वो सबका शादी ब्याह कर दिए हैं, पता नहीं वो जिंदा रहे या ना रहे। उनके छोटे बेटे का भी शादी करके उसका घर बसा दे। वही बातें चांदनी याद करके बेमन से जाने के लिए तैयार हुई। वहां ससुराल में रिहान को देखते ही बड़े भाई लोगों ने अपना हाथ झटक लिया और सारे पैसे रिहान को ही लगाने थे। रिहान थोड़ा परेशान हुआ कि उसने कभी शादी ब्याह की जिम्मेदारी नहीं उठाई है, वो कैसे सब करेगा। रिहान दूसरी शादी से मना कर दिया था, इसलिए बड़े भाई उससे खफा खफा रहते थे और उन्होंने सारे कामों में
अपना पल्ला झाड़ लिया था। ये बात रिहान बखूबी समझता था। उसको थोड़ा दुख हुआ, फिर उसे अपने पापा की कही बातें याद आ गई। इसलिए अपना फर्ज समझकर उसने अपने छोटे भाई की शादी करने का बीड़ा उठाया। इधर चांदनी की कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी थी। काम के चक्कर में वो ध्यान ही नहीं दे रही थी। घर में इतना सारा काम फैला हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे क्या करे। अरे चांदनी, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है तुम्हें? रिहान ने घबराते हुए पूछा। पता नहीं जान, बहुत सिर चक्कर दे रहा है, थकावट सी लग रही है, अजीब सा हो रहा है, चांदनी ने बताया। काम के चक्कर में तो बिल्कुल खाना पीना ही त्याग दिया है। जब जानती हो कि घर में तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं तो खुद का ध्यान रखना चाहिए ना। मैं कहाँ कहाँ देखूं? रिहान थोड़ा झुंझलाते हुए, थोड़ा परेशान होते हुए बोला। जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं, उसने समझाया। हाँ, हमारी तो आंखें ही नहीं है, हमें कहाँ दिखता है, रिहान ने तंज कसते हुए कहा। रिहान को ऐसे देखकर चांदनी को उस पर टूटकर प्यार आया था। चांदनी को कुछ भी हो जाए तो रिहान ऐसे ही परेशान हो जाता था। कुछ नोक झोंक और कुछ रस्साकसी में देवर की शादी जैसे तैसे बीत गई। तब रिहान और चांदनी ने चैन की सांस ली थी। एक दिन रिहान और चांदनी कमरे में बैठे हुए थे, तभी रिहान की बहन ने दरवाजे पर दस्तक दी। अपनी बहन को दरवाजे पर देखते ही रिहान ने कहा, आप ही आप, आइए ना अंदर, बाहर क्यों खड़ी हैं? रिहान की बहन ने कहा, मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ। रिहान ने कहा, हाँ हाँ आप ही, क्यों नहीं, बोलिए क्या कहना चाहती है। रिहान ने कुछ परेशान होते हुए पूछा। उसे ऐसा लगा कि कोई परेशानी की बात होगी। बहन भाई का प्यार भी तो ऐसा ही है, बहन को जरा सी भी परेशानी में देखकर भाई परेशान हो ही जाता है। रिहान की बहन ने बोलना शुरू किया। मेरे ससुराल के पास एक माता रहती है, वो बहुत पहुंची हुई है, उनके पास दूर दूर से लोग दिखाने आते हैं, और एक ओझा भी है। एक काम करो, उन दोनों से तुम दिखाओ, आखिर हमारा भी तो दिल करता है हम भी बुआ बने, घर भर में नजर दौड़ा लो, सबकी औलाद हो गई है, एक तुम लोग ही ऐसे हो, वो परेशान होते हुए बोली। रिहान की बहन की ये बातें सुनकर रिहान और चांदनी एक दूसरे को देखने लगे। ठीक है आप ही, आप पता बता देना, मैं जाकर उन्हें दिखा आऊँगा। रिहान बस इतना ही बोल पाया। रात को कमरे में, क्या हुआ जान, आप इतने परेशान क्यों हैं? रिहान को चुपचाप देखकर चांदनी ने सवाल किया। मैं कल तुमको आप ही के बताए पते पर ले चलूँगा, वरना उनको बुरा लगेगा और तुम भी मुझे सुनाओगी। इतना कहकर वो चुप हो गया। रिहान को ऐसे चुप देखकर उसे कुछ भी कहना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए वो भी लाइट बंद कर लेट गई। अगली सुबह, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम आप ही के यहाँ चल रहे हैं, रिहान कमरे में दाखिल होता हुआ बोला। चांदनी तैयार होने के लिए उठी और अलमारी से कपड़े निकालने के लिए जैसे ही अलमारी खोली, रिहान उसके पास खड़ा था। उसको अचानक देखकर वो चौंकी, लेकिन रिहान का गंभीर चेहरा देखकर बोली, जान, कोई बात है क्या? कल से देख रही हूँ बहुत परेशान दिख रहे हो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, रिहान ने सपट शब्दों में कहा और उसे सोफे पर बैठाया। चांदनी ने एक नज़र रिहान के चेहरे की तरफ देखा। वहाँ उसे परेशानी और चिंता के मिले जुले भाव दिखे, जैसे वो खुद को तैयार कर रहा हो कुछ बोलने के लिए। चांदनी, मेरा वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन अगर मैं तुमको वहाँ नहीं ले गया तो आप ही को बहुत बुरा लगेगा। तुम तो जानती ही हो, अब्बा मम्मी के गुजर जाने के बाद बहनों ने ही माँ बाप का प्यार दिया है। मैं उनकी बात नहीं टाल सकता। वहाँ जाने के बाद रिजल्ट चाहे जो भी हो, मैं तुमसे कल भी प्यार करता था, आज भी करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तुम मेरे लिए हमेशा अनमोल हो। रेहान परेशान होते हुए बोला और आंखों से 2 कतरे फिसल गए थे, जिसको रिहान ने छुपाने की नाकाम कोशिश की थी। रिहान को इस तरह देखकर चांदनी के दिल के 100 टुकड़े हुए। अभी रिहान उससे जान भी मांगता तो वो उसको हंसते हंसते दे देती। जान, आपको कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे हो। मैं आपके प्यार पर कभी शक नहीं कर सकती। आप पर शक करना जैसे खुद पर तोहमत लगाने के बराबर है। अगर आप ही को सही लगता है तो वहाँ हम जरूर जाएंगे। क्या पता जान, खुदा ने हमारा नसीब वहीं खोला हो, उसने रिहान को गले लगाते हुए कहा।
रिहान पहले चांदनी को ओझा के पास लेकर गया। उन्होंने दवाई दी और कुछ बातें बताई। उसके बाद वो चले आए। रास्ते में उन्हें एक बच्चा रोता दिखा। उन्होंने गाड़ी रोककर देखा तो एक औरत अपने हस्बैंड से झगड़ा कर रही थी। वहीं पास में बैठा बच्चा रो रहा था। मालूम करने पर पता लगा कि पति खाता पीता है और वो बच्चे के दूध के पैसे की भी दारू पी गया था। नशा भी कैसी चीज है जो इंसान को अपने अलावा कुछ नहीं दिखता है। बच्चे को ऐसा रोता देख रिहान का दिल बुरी तरह से दुखा था। उसने जेब से पैसे निकाले और महिला के हाथ में थमा दिया और कहा, बहन जाओ, इसके लिए दूध ले आओ और अपने घर के लिए कुछ खाने पीने का सामान भी। और उसने उसके हस्बैंड को भी हिदायत दी कि आइंदा वो ना पिए। तभी बगल से किसी आदमी ने कानाफूसी की, अपनी औलाद तो है नहीं, आए बड़े दूसरों का दर्द समझने वाले, वही पैसे वाले हैं, पैसों की कोई कमी थोड़ी ना है। अब दिखावा करने के लिए पैसा कहीं ना कहीं तो खर्च करेंगे ही। दूसरे आदमी ने तंज कसा, ऊपर वाले का खेल भी अजीब है। जो औलाद की कदर करते हैं उसकी गोद सुनी रखी है, जिसे उसकी कदर नहीं उसे औलाद दे रखी है। चांदनी ने सोचा। तभी रिहान उसके पास आया और उसकी सोचों का सिलसिला टूटा और दोनों घर की तरफ रवाना हो गए। दूसरे दिन रिहान की बहन के कहे मुताबिक दोनों माता जी के दरबार में हाजिर थे। वहां देखा एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। दोनों ने जाकर उन्हें प्रणाम किया और वहां बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़े और चांदनी को पास से जमीन की मिट्टी उठाकर उसके हाथों में रखा और कहा, खाओ। ये सुनकर चांदनी रिहान का चेहरा ताकने लगी। रिहान बस बेबस सा वहां बैठा था। दोनों अंधविश्वासी नहीं थे, लेकिन औलाद की चाहत ने उन्हें कहां से कहां ला दिया था। इतने में चांदनी की आंखों से आंसू फिसलने लगे। ना चाहते हुए भी उसने दिल कड़ा किया और अंधविश्वास का शिकार हो गई। चांदनी, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ही तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। रिहान ने गंभीर स्वर में बोला, अरे नहीं जान, इसमें आपकी क्या गलती है, शायद मेरी किस्मत में यही सब लिखा है। उसने फीकी हंसी हंसते हुए कहा। बहुत दिनों से चांदनी की दादी उसे मिलने के लिए बुला रही थी, लेकिन देवर की शादी की वजह से वो अपने ददिहाल नहीं जा पा रही थी। अब जब सब चीज संपन्न हो गया था तो उसने दादी के यहाँ जाने का फैसला किया। रिहान उसे लेकर उसके दादी के यहाँ चला गया। वहाँ पहुंचकर भी उनकी हालात कुछ दूसरी नहीं हुई। वहाँ भी लोग तरस की निगाह से देखते तो कुछ लोग सलाह देते कि अब आए हो तो यहाँ दिखा लो, वहाँ दिखा लो, ये डॉक्टर अच्छा है। रिहान और चांदनी बस चुपचाप सुन के रह जाते थे। वो क्या ही कर सकते थे और किसको क्या समझा सकते थे। तभी, बाबू, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ, एक बार तुम संग्रामपुर चले जाओ, वो अच्छे ओझा है, चाचा तुमको लेकर जाएंगे। मेरी बात मानो, एक बार वहाँ पर चले जाओ कि वो क्या कहते हैं। कितने लोगों ने दिखाया है और सबको वो सब चीज़ बता देते हैं। रात को दादी ने रिहान और चांदनी से सिफारिश करते हुए कहा, सब कुछ लोगों के बारे में बता देते हैं। क्यों, भगवान है क्या? चांदनी ने मन में सोचा, लेकिन उसकी मन की बातें मन में ही रह गई। चांदनी और रिहान ने एक बार फिर एक दूसरे को देखा और फिर दोनों ने दादी की तरफ देखने लगे। दादी इतनी आशा से कह रही थी कि उनको निराश करना दोनों को ठीक नहीं लगा, इसलिए दोनों ने कहा, ठीक है, हम लोग कल सुबह चले जाएंगे। सुबह में जनवरी की कपा देने वाली ठंड में 70 किलोमीटर दूर जाना, वो भी बाइक पर, कोई बच्चों का खेल नहीं था। फिर भी रिहान और चांदनी तैयार हुए और अपने चाचा चाची के साथ वो सफर पर चल दिए। चांदनी का दिल बार बार भर आ रहा था कि एक औलाद के लिए वो किस तरीके से इधर उधर भटक रहे हैं, और रब को भी बोलने लगी कि उनको क्या दिखता नहीं है, जिसे औलाद नहीं चाहिए रब उसको देते जाते रहते हैं और वो उसकी कदर नहीं करते हैं। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था, पास का इंसान पास ही नजर नहीं आ रहा था, उन्हें रास्ता भी दिख नहीं रहा था। रिहान धीरे धीरे बाइक चला रहा था। डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। कोहरा इतना ज्यादा था, आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे तैसे वो संग्रामपुर पहुंचे थे। वहां पर पहुंचते ही वो ओझा की दुकान पर पहुंचे। वहां पर लोगों की
पहले से ही भीड़ थी। फिर भी चाचा की पहुंच होने की वजह से उनका नंबर जल्दी आ गया और वो चांदनी को दिखाने लगे। उन्होंने चांदनी को देखा, कुछ मंत्र पढ़े और ताबीज़ दी और उन्होंने कहा कि इसकी कोख बंधी हुई है। ये सुनकर चाचा चाची घबरा गए। उन्होंने पूछा, गुरुजी इसकी काट क्या है? उन्होंने कहा कि इसकी काट के लिए 3 महीने तक हर हफ्ते मेरे पास आना होगा। इसके बाद ही मैं कुछ दवाई लिखकर दूंगा। रिहान ने कहा कि 3 महीने? मैं कुछ दिनों में वापस जाने वाला हूँ। 3 महीने का मेरे पास वक्त नहीं है। फिर उन्होंने दूसरी जगह बताई और बोला कि वहाँ आप जाओ, वहाँ पर किसी की मजार है, वहाँ पर जियारत करके आओ। रिहान उठा और चांदनी को वहाँ से ले जाने लगा। हालांकि वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन चांदनी के चाचा और चाची के आग्रह पर वहाँ ले जाने के लिए तैयार हो गया। कुछ 5-10 मिनट के बाद वो उस जगह पर पहुँचे थे। मजार के नाम पर वहाँ मिट्टी का ऊंचा ढेर बना हुआ था। वहाँ पर कोई भी नहीं था। चाची उसको वहाँ पर ले गई। उन्होंने सिर झुकाने को कहा। चांदनी यहाँ भी फपक कर रो देने वाली थी। ये किसकी मजार है, कैसे वो ये करेगी? वहाँ भी सिर झुकाकर ओझा के दिए मंत्रों को पढ़ना था। चांदनी सोचने लगी कि रब उसकी कैसी परीक्षा ले रहा है। यह कैसा अंधविश्वास है जिसका वो हिस्सा बने जा रही थी। ये सोचकर चांदनी की आंखों से आंसू फिसल के उसके गालों को चूम रहे थे। रिहान ये दूर से बेबस खड़ा सब देख रहा था। जगह थोड़ी सुनसान थी, अकेले जाने में डर लग रहा था। फिर भी वो वहाँ पर बैठकर मंत्र पढ़ने के लिए तैयार हो गई। चांदनी को ऐसे बदहवास हालत में देखकर रेहान के सब्र का बांध टूट पड़ा। उसने चांदनी का हाथ पकड़ा और वहाँ से खींच लिया और कहा, औलाद हो या ना हो, बस बहुत हुआ। मैं अब तुमको और अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ने दूंगा। चलो मेरे साथ। ये कहते हुए रेहान वहाँ से उसको ले आया। जान, आप ये क्या कर रहे हैं? रुकिए तो, मेरी बात तो सुनिए। इतनी दूर हम आए हैं तो क्या होगा, कर लेते हैं ना, ये भी करके देख लेते हैं। लगातार चांदनी उससे मिन्नतें कर रही थी। चांदनी, मुझे औलाद नहीं चाहिए, मैं तुमको ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता, मेरे लिए तुम काफ़ी हो। ये कहते हुए रेहान ने चांदनी को बाहों में भर लिया और उसका गला रुंध गया। रेहान को ऐसे देखकर चांदनी भी चुप्पी साध ली। घर आने के बाद चांदनी को थोड़ी थकान सी हो रही थी और थोड़े चक्कर भी आ रहे थे, इसलिए अपनी चाची से मेडिसिन के लिए बोला। तभी उन्होंने बोला कि तुम्हारा पीरियड कब आया है? तब चांदनी को ध्यान आया कि उसके पीरियड मिस हुए तो 1 हफ्ते से ऊपर हो गया था। तब उन्होंने कोई किट लाकर उसके हाथों में थमाई, जिसे प्रेगनेंसी चेक करते हैं। चांदनी को इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन चाची के बताए तरीके से उसने चेक किया तो पता लगा कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर रेहान और चांदनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दिल में हजारों सपने सजाए अपने घर आने के लिए तैयार हुए। चांदनी के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो बार बार सजदे में जाती तो कभी रब का शुक्रिया अदा करती। हर बार उसकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। ये आंसू भी अजीब चीज है, दुख में भी झलकती है और खुशी में भी झलकती है। रेहान बहुत खुश था। वो चांदनी का खूब ख्याल रखता था। कब उसको किस चीज की जरूरत होती है उसका हमेशा ध्यान रखता था। उसको चाची और दादी ने बताया कि 6 हफ्ते के बाद बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है। उसके बाद डॉक्टर के पास जाकर उससे सलाह लेने के लिए रेहान और चांदनी बच्चे की हार्ट बीट सुनने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनसे इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। वो एक एक दिन बड़ी बेचैनी से गिनते थे, लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को नजर लगते कभी देर नहीं लगती। उनकी खुशियों को भी किसी की नजर लग गई। एक रोज सुबह चांदनी के पेट में दर्द उठने लगा। हालांकि दर्द रह रह के थोड़े दिन पहले से ही हो रहा था, लेकिन उसने ये सोचकर टाल दिया था कि शायद प्रेगनेंसी में ऐसा ही होता है। लेकिन उस दिन दर्द असहनीय था। और ये क्या, चांदनी ने नीचे देखा, लगातार उसको ब्लीडिंग हो रही थी। ब्लीडिंग इतनी ज्यादा कि उसके बर्दाश्त से वो बाहर था। वो बेड पर इधर उधर ऐसे तड़पती जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, वैसे ही वो दर्द से तड़प रही थी। चांदनी को इस हालत में देखकर रेहान के हाथ पांव फूल गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आनन फानन में वो उसको अस्पताल लेकर गया, जहाँ पर डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड किया
और उन्होंने रिहान और चांदनी को दिल चीर देने वाली खबर दी। मिसकैरेज, जी हाँ, डॉक्टर ने यही तो आकर कहा था कि चांदनी का मिसकैरेज हुआ है। ये मिसकैरेज नहीं था, चांदनी और रिहान के सपनों का महल धराशायी हुआ था। ऐसा लगा उन दोनों को किसी ने पर्वत से नीचे धकेल दिया था। दिल उनका लहूलुहान हो चुका था। चांदनी चीखों के साथ रो पड़ी थी। रिहान की जैसे आवाज़ ही छिन गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रब ने उसे चंद पल की खुशियाँ देकर उससे क्यों छीन ली थी। आखिर उसका क्या कसूर था? ऐसा कौन सा गुनाह उन्होंने कर दिया था जिसकी सजा रब ने इतनी बड़ी दी थी? उसने चांदनी को संभाला और ढांढस बंधाया कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिल में उसके भी क्षण से कुछ टूटा था। लेकिन वो कहता क्या? वो कमजोर पड़ता तो चांदनी को कैसे संभालता? घर आने के बाद, इस हादसे के बाद चांदनी को जैसे चुप्पी सी लग गई थी। वो लगातार रोती जा रही थी। हालांकि रेहान ने उसको खूब समझाया था, लेकिन चांदनी ने क्या खोया था वो वही समझ सकती थी। उसको अपना जीवन शून्य मालूम पड़ने लगा। ऊपर से जेठानियों के ताने कि जरूर कुछ किया होगा, तभी करने का फल मिल रहा है। ऐसी हालत में भी उन्होंने चांदनी को बख्शा नहीं था। तभी रेहान उसके पास आया और उसने चांदनी को गले लगा लिया और कहने लगा, चांदनी, मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए, तुमसे ज़्यादा मेरी लाइफ में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चांदनी, तुम्हारा भाई एनजीओ में काम करता है ना, अगर तुम्हें बच्चे की इतनी ज़रूरत है तो हम बच्चे को गोद ले लेंगे। चांदनी, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, लेकिन कल को बच्चे बड़े हो गए तो वो मुझे छोड़ देंगे बुढ़ापे में, लेकिन तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी, इसलिए तुम मेरे लिए हमेशा ही खास हो। ये कहते हुए रिहान की भी आंखें भर आई थी। ये सुनकर चांदनी ने एक दफ़ा रिहान को देखा और मजबूती से उसकी बाहों में समा गई। चांदनी हिचकियों के साथ रोने लगी। रिहान ने भी उसको रोने दिया। अब उसने खुद को कोसना बंद कर दिया था और रब की मर्जी मानकर थोड़ा सामान्य हो गई थी। चांदनी को सामान्य देखकर रिहान ने चैन की सांस ली थी। अभी उनकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य होना शुरू ही हुआ था कि कुछ दिनों के बाद रिहान का वापस ही जाने का समय हो गया। लेकिन इस बार चांदनी के सब्र का बांध टूट पड़ा था और वो रिहान को नहीं जाने देना चाहती थी। तभी उसको ध्यान आया, देवर की शादी करने में कर्जा सिर पर चढ़ गया है। अगर वो नहीं कमाने जाएगा तो लोगों का कर्जा कैसे उतारेगा? ना चाहते हुए भी उसने दिल कड़ा किया और रिहान को जाने दिया। लेकिन इस बार रिहान चांदनी को ससुराल नहीं, उसके मायके छोड़ आया। उसने सोचा अपने घर वालों के साथ रहेगी तो उसका मन बहला रहेगा। रिहान ने उसको यहाँ छोड़ तो दिया था, लेकिन यहाँ भी चांदनी की हालत कुछ सुधरी नहीं थी। हाँ, इतनी तसल्ली थी, उसके मायके वालों ने उसे कुछ नहीं कहा था, ना ही कोई एहसास होने दिया था। लेकिन बाहर वाले अब उसके साथ एक नया ताना और जुड़ गया था। जब पति इतना प्यार करने वाला है और सब सही है तो यहाँ मायके में क्यों पड़ी है? ये सुनते ही हजारों दर्द उसके चेहरे पर उभर आते थे। यहाँ रहना चांदनी की मजबूरी थी, लेकिन लोगों के ताने उसके सब्र को तार तार कर देते थे। 3 महीने हुए थे चांदनी को अपने मायके आए और रिहान को बाहर गए। जैसे तैसे चांदनी ने हालात से समझौता कर लिया था। फिर भी वो किसी बच्चे को देखती या किसी के यहाँ बच्चे होने की खबर को सुनती तो तकलीफ और पछतावा उसे आ घेरता। उसके चेहरे पर एक निराशा और दुख की लहर छा जाती और लाख समझाने के बावजूद भी वो उस दुख में मुब्तला हो जाती। अभी कुछ ऐसा ही हुआ था जब उसकी छोटी देवरानी ने फोन करके उससे कहा था कि वो माँ बनने वाली है। ऐसा नहीं था कि वो इस खबर से खुश नहीं थी। वो अपनी देवरानी की माँ बनने की खबर सुनकर बहुत खुश थी। आखिर वो भी तो ताई बनने वाली थी, जिसके ख्याल से ही उसको गुदगुदी पैदा हो रही थी। लेकिन हसरतों का क्या, उसके दिल में फिर से टीस उठने लगी। उसे अपना दर्द ताज़ा होता महसूस हुआ। चांदनी हमेशा अपनी देवरानी को फ़ोन करके बताती कि उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, और अपने आप पर पूरा ध्यान देने के लिए कहती। फिर कभी कभी वो मन ही मन सोचती कि कहीं ये भी पलट के ना कह दे कि खुद का तो बच्चा है नहीं, मुझे आई ज्ञान बांटने के लिए। इसलिए कभी कभी उसकी जुबान लड़खड़ा जाती थी। लेकिन फिर
अपने साथ हुए हादसे को देखते हुए वो डर जाती कि कहीं किसी और के साथ अनहोनी ना हो जाए। इसलिए उसे एहतियात बरतने के लिए कहती, क्योंकि वो जानती थी कि जिस दर्द से वो गुजर रही है कोई और भी गुजरे। उसे पता था कितनी तकलीफ होती है। कुछ दिन तक तो नॉर्मल बातचीत होती रही। फिर उसके बाद उसकी देवरानी ने बताया कि उससे बड़ी वाली जेठानी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है और ऐसे समय में उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। चांदनी का ये सब सुनकर दिल दुखा और मन का कचोटने लगा। वो अपने आप में ही कुढ़ने लगी, लेकिन वो इतनी दूर से कर भी क्या सकती थी। इसलिए अपनी देवरानी को समझा बुझाकर उसे दिलासा देती थी। भाभी मुझसे उठा नहीं जाता है, सुबह फिर भी मुझसे काम खोजती है। ऐसे समय में कैसे करूं काम, मुझसे नहीं होता कोई काम। मुझे काम ना करता देख वो भी काम छोड़कर बैठ जाती है। चांदनी की देवरानी ने रोते हुए कहा। चांदनी लगातार अपनी देवरानी को चुप करा रही थी, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। एकाएक उसने कहा, भाभी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। चांदनी पहले ये बात सुनी उसे कुछ अटपटा सा लगा, क्योंकि वो अपने मायके में थी। वो तो खुद ही अपने माँ बाप के रहमो करम पर थी और अब अपनी देवरानी को कैसे बुला सकती थी। बेटी कितनी भी शादीशुदा हो जाए, चाहे घर के लिए कितनी पराई कहलाए, लेकिन अपने मायके की चिंता उसे हमेशा सताती रहती है। यहाँ भी घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए वो देवरानी को अपने पास बुलाने से कतरा रही थी। वो अपने माँ बाप के ऊपर और बोझ नहीं डालना चाहती थी। इस समय में जरा भी कोई चूक हो जाती तो सारा इल्जाम उसके और उसके मायके वालों पर आता और उसकी जेठानियाँ कहती कि उसका बच्चा नहीं रहा, इसलिए अपनी देवरानी को बहला फुसलाकर वहाँ बुलाया और उसका बच्चा नुकसान कर दिया। उसने इस बारे में रिहान से बात करने की सोची। उसने रिहान को फ़ोन मिलाया। अगले ही पल में रिहान ने फ़ोन रिसीव किया और घबराहट में पूछने लगा, क्या हुआ? क्योंकि चांदनी इधर से बहुत कम ही फ़ोन करती थी, हमेशा रिहान ही फ़ोन किया करता था। वो तभी रिहान के पास कॉल करती जब कोई बहुत ज़रूरी बात होती थी। उसे लगा कि कोई बड़ी बात है, तभी चांदनी ने मेरे पास कॉल किया है। रिहान को अपने लिए चिंता करते हुए देख चांदनी को अच्छा लगा। फिर उसने कहा, नहीं जान, कोई खास बात नहीं है, मैंने आपसे कुछ पूछने के लिए कॉल किया है, आप फ्री हो? चांदनी ने उसकी घबराहट दूर करते हुए कहा, हाँ हाँ बोलो, फ्री हूँ, क्या कहना है? रिहान ने चैन की सांस लेते हुए कहा, वो जान, छोटी देवरानी और बाबू देवर यहाँ मेरे पास आने के लिए कह रहे हैं। चांदनी ने बताया, क्या उनका दिमाग खराब हो गया है? वो यहाँ पर आकर क्या करेंगे? रिहान थोड़ा उलझते हुए बोला, अरे जान, पहले बात तो पूरी सुन लीजिए। चांदनी ने रिहान को ऐसे उलझता देख के बीच में टोका, भाभी उनको अच्छे से नहीं देख रही है, आपको पता है ना उसकी ऐसी हालत है जिसमें उसको परेशान होना सही नहीं है। चांदनी ने रिहान को समझाते हुए कहा। रिहान ने सोचते हुए कहा, आना चाहते हैं तो आने दो, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उनको बोल देना कि कहीं पास में रूम ले ले, भले ही उनके रूम का खर्चा, खाने पीने की व्यवस्था तुम देखना और आते जाते उनसे मिलते रहना। वो जितना तुम्हारे घर से दूर रहे उतना सही है। ऐसा ना हो कल को कुछ हो और सारा इल्जाम तुम पर या तुम्हारे घर वालों पर आए। मैं वैसे ही मजबूरी में तुमको छोड़कर वहाँ पर आया हूँ, अपने घर वालों की वजह से बिना मतलब तुम्हारे घर वालों को गुनहगार नहीं बना सकता, रिहान ने गंभीरता से कहा। रिहान का सुझाव चांदनी को भी ठीक लगा। वो भी रिहान की बात से इत्तेफाक रखने लगी। कुछ दिन बाद, ठीक है, जब तुम्हें वहाँ दिक्कत है, कोई तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहा है और तुम्हें डर है कि तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी, तो तुम लोग आ जाओ। चांदनी ने कहा, ठीक है भाभी, आपको तो पता है मेरी ऐसी हालत है, तो नीचे के फ्लोर वाला कमरा ढूंढना, उसने कहा। चांदनी ने अपनी मम्मी से कह के हर जगह कमरे तलाश किए जो आसपास हो और निचले फ्लोर पर हो, लेकिन इतनी जल्दी कमरा मिलना मुश्किल था। फिर भी उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अंत में चांदनी अपने एक रिलेटिव के पास कमरा खाली देखा। हालांकि चांदनी को वो कमरा उतना अच्छा नहीं लगा। चांदनी की मम्मी ने कहा कि कुछ दिन हमारे पास रह जाएंगे, उसके बाद देखेंगे। चांदनी ने भी सोचा कि माँ ठीक कह रही है,
कुछ दिन यहाँ पर रह ले, उसके बाद दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे। 15 दिन के बाद हम यहाँ पर लवकुश चौक पर खड़े हैं, यहाँ से किधर आना है? चांदनी की देवरानी ने कॉल करके पूछा। अच्छा तुम लोग वहीं पर रुको, ऐसी हालत में ज़्यादा चलना ठीक नहीं है। मैं अपने भाई को भेज रही हूँ, वो तुम्हें बाइक पर ले आएगा, मैं आती हूँ, चांदनी ने जवाब दिया। अगले ही पल उसने अपने भाई को भेजा अपनी देवरानी को लाने के लिए, और वो देवर सामान लिए साथ में आ गई। जब दोनों घर पर आ गए तो उसने देवरानी को आराम करने के लिए कहा और उनके खाने पीने का इंतजाम किया। चांदनी बहुत खुश थी कि उनके घर नन्हा मेहमान आने वाला है। उसने सोचा कि उसके जीवन का खालीपन अब खत्म हो जाएगा। वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही थी, सब अच्छा हो, किसी को शिकायत का कोई मौका ना मिले। चांदनी अपनी देवरानी का पूरा ख्याल रखती, उसे कोई भी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। उसने अपने घर वालों को भी मना कर रखा था, उससे कोई काम ना करवाए। 2 दिन तो शांति से गुजरे। फिर उसने कहा, भाभी आपने कहाँ रूम लिया है? हमें वहाँ जाना है। अभी जाने की क्या ज़रूरत है? मम्मी ने कहा है कि कुछ दिन रुक जाओ, वो कमरा उतना सही नहीं है, कोई दूसरा रूम देख लेंगे तो वहाँ चले जाना। लेकिन वो नहीं माने। चांदनी ने सारी बात रिहान को बताई। रिहान ने भी कहा कि ठीक है, अगर वो नहीं मान रहे तो तुम उसी रूम में शिफ्ट करवा दो। चांदनी ने आधा सामान तो अपने घर से दिया और खाने पीने वाला सामान उसने खरीद कर दे दिया था। चांदनी उनसे कुछ दूरी पर रहती थी, लेकिन वो कभी उधर नहीं जाती थी। उसे अच्छा नहीं लगता था कि किसी की प्राइवेसी को भंग करे। हर इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है जिसमें वो किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करता। कुछ दिनों के बाद उसकी देवरानी ने कहा, भाभी कब हॉस्पिटल जाना है? चांदनी ने कहा, मैं इनसे पूछ लेती हूँ, जब कहेंगे तब चलेंगे। उसने रिहान को सारी बात बताई कि देवरानी को हॉस्पिटल ले जाना है। जाने क्यों रिहान इस बात से उखड़ सा गया। उसने कहा कि अगर तुमको कहीं लेकर जाना है उनको मुझसे पूछना चाहिए था ना। तुम्हें नहीं जाना है उसे लेकर, जिसको ले जाना है वो मुझसे पूछे। मेरी बीबी किसी की गुलाम नहीं, रिहान ने बिगड़ते हुए कहा। चांदनी को इस बात से थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन वो क्या कर सकती थी। वैसे भी इस पुरुष प्रधान समाज में अच्छी पत्नी वही कहलाती है जो अपने पति की हर बात सुने, ना चाहते हुए भी उसे पति की बात माननी ही पड़ती है। तब चांदनी ने अपने ऊपर वाले किराएदार आंटी रहती थी, उनसे कहा कि आप इसको हॉस्पिटल लेकर चले जाइए, जो भी खर्चा होगा मैं दूंगी। वो चांदनी की बात मान के हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन वो उनके साथ नहीं गई। अब उसके मन में इस बात से खींचातानी हो गई। चांदनी ना चाहते हुए भी खुद को गुनहगार समझने लगी। चांदनी हॉस्पिटल नहीं गई थी, इस बात का उसकी देवरानी ने बहुत बवाल बनाया। अरे साथ जाने के लिए ही तो कहा था, कौन सा पहाड़ तोड़ने के लिए कहा था। सही कहते हैं गांव के लोग, खुद की औलाद तो है नहीं, और मेरी औलाद को कुछ हो गया तो तभी तो इतने साल हो गए शादी को, अब तक बांझ है, उसकी देवरानी ने कहा। ये बात चांदनी को चीर देने वाली थी। उसने क्या कुछ नहीं किया था। यहाँ आने के बाद उसके लिए फिर भी उसको ये सब चीजें सुनने को मिली। एक पल में उसका सारा किया धराए मिट्टी हो गया, उसका सारा वजूद चकनाचूर होकर रह गया। इन सारी बातों से चांदनी को बहुत धक्का लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो किसको दोष दे, अपनी किस्मत को, पति को या खुद को। आखिर उसने क्या बिगाड़ा था जो हर बार उसे जिल्लत उठानी पड़ती थी। क्यों उसको हर जगह से ऐसे ताने सुनने को मिलते थे। उसकी औलाद नहीं है तो इसमें उसका क्या दोष है। ये कोई बाजार से मिलने वाली चीज है क्या जो वो खरीद कर ले आई। ऐसी ही तमाम सोचों के साथ वो रात भर रोती रही, और अब उसकी हिम्मत नहीं हुई कि अब देवरानी के लिए कुछ करे। उसके बाद उसकी देवरानी ने चांदनी पर 1000 तोहमतें लगाई और उसके दामन में एक और दाग लगा दिया कि हमारे बच्चे को वो मारना चाहती है, उससे हमारी औलाद देखी नहीं जा रही। चांदनी सिसकते हुए बस ये सोचती रह गई, आखिर उसका कसूर क्या है। चांदनी की देवरानी के जाने के बाद भी चांदनी की मुसीबतें कम नहीं हुई थी। उसकी देवरानी ने जाते जाते उसके दामन पर दाग लगाया ही था, साथ ही ऐसी तोहमत भी लगाई थी जिसको बर्दाश्त करना चांदनी के बस में नहीं था। उसकी देवरानी की बातों ने
चांदनी को अंदर से तोड़कर रख दिया था। वो हर पल सोचती कि एक अजन्मे बच्चे को मारे, वो इतनी भी गिरी हुई नहीं थी। मेरी अपनी औलाद नहीं है, ये खुदा की मर्जी है। मैं किसी को जीवन दे नहीं सकती तो उसका जीवन ले कैसे सकती हूँ। वो फूट फूट कर रो रही थी। उसके दुखों में एक और टीस जुड़ गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो क्या करे और कैसे समझाए कि मैंने ये पाप करना तो दूर सोचा भी नहीं है। मैंने तो सोचा था कि उस बच्चे के आने के बाद मेरे जीवन में थोड़ी खुशियाँ आएगी, लेकिन जैसा हुआ मैंने वो तो नहीं सोचा था। चांदनी की देवरानी अपने गांव पहुंच गई और वहां जाने के बाद उसने चांदनी को आड़े हाथों ले लिया था। सही कह रही हूँ चाची, वो मेरे बच्चे को मारना चाहती थी। ऊपर से तो देखने में बड़ी शरीफ लगती है, लेकिन अंदर की एकदम घुन्नी है। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी है। अगर मुझे पता होता तो मैं उनके पास जाती ही नहीं। मैं भोली यही समझती थी कि वो मेरी अपनी है। चांदनी की देवरानी ने औरतों के सामने टेसुए बहाते हुए चांदनी के बारे में लंबा चौड़ा बयान दिया। चुप हो जाओ बहन, आजकल के ज़माने में यही तो है। अपनी रोटी भी छुपाकर खानी पड़ती है। कोई किसी का सुख देखने वाला नहीं है। बताओ, अपनी औलाद नहीं तो दूसरों की औलाद के साथ ऐसा करेगी। इसलिए तो ऊपर वाला उसकी अब तक गोद सुनी रखा है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इतना पति प्यार करता ही है, पैसा कमाता ही है, तब भी गोद सुनी की सुनी है। उनमें से किसी एक औरत ने तंज कसते हुए कहा था, चांदनी के ससुराल से लेकर मायके तक उसकी थू थू हो रही थी। चांदनी की देवरानी ने पूरी हाय तौबा मचा रखी थी सो अलग। इन सब से चांदनी बहुत टूट गई थी। किसी ने उससे पूछने तक की जहमत नहीं की थी। जिसकी सजा उसको दी जा रही थी उसने वो जुर्म किया भी है या नहीं। उसने इतना मानसिक दबाव ले लिया था कि उसको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और वो एक शाम ऐसे ही बेहोश हो गई। आनन फानन में उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल ले गए, जहाँ से वो कोमा में चली गई। जब डॉक्टर से पूछा गया कि क्या बात है, तब डॉक्टर ने बताया कि आगे के 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इनको 24 घंटे में होश नहीं आया तो फिर इसके बाद हमें पता नहीं ये कब तक कोमा में रहेगी। 2 साल, 5 साल, 10 साल या आजीवन। डॉक्टर ने धमाका किया। इस बात का इल्म जब रेहान को हुआ तो उसका दिमाग एकदम से सुन हो गया, जैसे वो अपने होशो हवास खो बैठा। बदहवसी में वो फौरन एयरपोर्ट की तरफ भागा। एयरपोर्ट से वो सीधा हॉस्पिटल आया था। हॉस्पिटल में आते ही आईसीयू में चांदनी को मशीनों में जकड़ा देखकर उसका दिल पूरी तरह से टूटा था। अपने समाज में मर्द को किसी के सामने रोने की इजाज़त नहीं है, लेकिन चांदनी को ऐसे देखकर रेहान बच्चों की तरह फूट फूट कर रोया था। उसने शिकायती अल्फाज निकाले, खुदा तूने एक ऐसा समाज बना दिया जहाँ पर किसी को लोग चैन से जीने तक नहीं देते। रेहान का बस नहीं चल रहा था, जैसे वो पूरी दुनिया में आग लगा दे। उसने अपने मन में सोचा कि एक बार बस चांदनी ठीक हो जाए, फिर मैं घर वालों से भी निपट लूँगा। उसकी रात आज आईसीयू के बाहर टहलते हुए, कभी मिन्नतें करते हुए गुजर रही थी। ये 24 घंटे उसे 24 जन्म की तरह लग रहे थे। समय थमसा गया था, वो जैसे आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। रेहान को ऐसी हालत में देखकर किसी का भी दिल हलक में आ रहा था। कोई अपने गुमान में भी नहीं सोच रहा था कि अगर चांदनी को कुछ हो गया तो हम रेहान को कैसे संभालेंगे। सारे इसी उधेड़-बुन में लगे थे। तब शायद रेहान की हालत पर ऊपर वाले को थोड़ा रहम आ गया था। नर्स ने आकर खबर दी कि मरीज को होश आ गया है और उसको होश में आता देख डॉक्टर सारे उसकी तरफ भागे थे। कुछ घंटों की तहकीकात के बाद चांदनी को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और रेहान को इजाज़त दे दी गई चांदनी से मिलने के लिए। साथ ही ये हिदायत दी गई थी कि उन्हें कोई भी ऐसी बात ना कही जाए जिससे उनको कोई सदमा लगे या दुख पहुँचे। तुमने तो मुझे डरा कर रख दिया था। तुम्हें एक बार भी मेरे पर तरस नहीं आया। तुम्हें खोकर मैं कैसे जीऊँगा। रेहान ने शिकायती नज़रों से चांदनी को देखा था। चांदनी ने एक नज़र उठाकर रेहान को देखा था। एक दिन में ही वो ऐसा हो गया था जैसे उसकी सारी दुनिया लुट गई हो। हाँ, दुनिया ही तो लुटने वाली थी। रेहान को ऐसी हालत में देखकर चांदनी थोड़ी शर्मिंदा सी हुई। रेहान ने फिर बोलना शुरू किया,
मैं कितनी बार कह चुका हूँ, चांदनी मुझे बच्चा नहीं, मुझे तुम चाहिए। तुम मेरी जिंदगी में हो तो सब कुछ है। तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं, जो तुम दूसरों की बातों को दिल पर लगा बैठी। और तुम कैसी हो क्या मैं नहीं जानता, जो तुम्हें सफाई पेश करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा रिश्ता इतना तो कमज़ोर नहीं है। रिहान लगातार उसे सवाल कर रहा था और वो शर्म से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। उसे अब एहसास हो रहा था, उसने लोगों की बातें सुनकर रेहान और उसके प्यार पर ज्यादती की है। कुछ दिनों के बाद चांदनी अब पहले से बेहतर हो गई थी और इसी पल का तो रेहान इंतजार कर रहा था। वो चांदनी को लेकर अपने गांव आ गया और आते ही वो एकदम हत्थे से उखड़ गया। उसने चांदनी की देवरानी के पिता को अपने घर पर बुलाया था। हालांकि चांदनी ने काफ़ी मना किया था कि अब सब बातें खत्म हो गई, अब बातों को ना बढ़ाया जाए, लेकिन रेहान किसी को बख्शने की हालत में नहीं था और चांदनी पहली बार रेहान का ये रूप देख रही थी। अब वो भी खौफ खाने लगी कि आगे क्या होने वाला है। आपने अपनी बेटी को क्या संस्कार दिए हैं? मेरे ख्याल में आपने इतना तो सिखाया ही होगा कि बड़े छोटों से किस तरीके से बात की जाती है। रेहान अपने गुस्से पर जब्त रखता हुआ उन महाशय से पूछ रहा था। गलती आपकी पत्नी की है। जब उन्होंने वहाँ पर बुलाया था तो सारा खर्चा उठाना चाहिए था और उसको देखना चाहिए था। उन्होंने भी बड़े ढीठ तरीके से कहा, वो मेरी बीवी है, किसी की नौकरानी नहीं। और आपकी बेटी को मेरी पत्नी से कुछ करवाना था तो मैं उसका पति हूँ, मुझसे पूछना चाहिए था वो क्यों लेकर जाएगी। हम लोग उसके सास ससुर तो नहीं। इतना तो आपकी बेटी को समझ में आना चाहिए किससे किस लहजे में बात की जाती है। रेहान लगभग गुस्से में बोला, तो मेरी बेटी को आपकी पत्नी ने बुलाया क्यों? उन्होंने भी कहा। माहौल में एकदम गमागमी छा गई। रेहान ने कहा, जब मेरी बीबी ने बुलाया था तो जब उसने जाने के लिए नहीं कहा तो ये लोग वहाँ से आए क्यों? ऐसा तो है नहीं कि आपकी बेटी किसी का लिहाज कर रही है। इसने मेरे से भी बात की। मैंने कहा था ना आकर सारी बातें होगी, फिर उसने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? फिर आकर यहाँ बोलने का क्या मतलब बनता है? हमारे बच्चों को मारना चाहती है, यही कहा ना। मुझे वो सबूत दिखाइए किस बिना पर वो मेरी बीवी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है। हमारी औलाद नहीं है तो क्या हमें जीने का हक नहीं है? और औलाद है या नहीं है, इस मैटर में बोलने वाले आप या आपकी बेटी होते कौन है? रेहान गुस्से में बोला। आखिरकार 2 घंटे के आरोप के बाद मामला शांत हुआ और चांदनी की देवरानी ने अपनी गलती मानते हुए सबसे माफ़ी मांगी। वही रात कमरे में, जान आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, देखा ना कितनी बात बढ़ गई थी। चांदनी ने चिंता जताते हुए कहा, जैसा बोलेंगे वैसा सुनेंगे और सुनाना भी जरूरी था। अब लोगों का मुंह बंद रहेगा और बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे। रेहान ने सहजता से कहा, फिर भी जान ऐसे किसी को घर में बुलाकर ये सब बातें करना अच्छी बात तो नहीं है। चांदनी थोड़ा परेशान हो रही थी। हाँ, अच्छी बात नहीं है, लेकिन उनकी बेटी ने ही उन्हें ये दिन दिखाया है और इतना कहना भी जरूरी था। छोड़ो ना, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई हो? रेहान उबते हुए बोला। जान कितने दिन के लिए छुट्टी पर आए हैं? चांदनी ने मायूसी से पूछा। कितने दिन के लिए? मैं अब कहीं नहीं जा रहा। मैं हर समय अपनी बीवी के साथ रहूँगा और फिर मेरी बीवी को बच्चा भी तो चाहिए, उसकी भी तो तैयारी करनी है। रेहान ने शरारत से चांदनी का हाथ खींचते हुए कहा। धत, मैंने ऐसा कब कहा? चांदनी शर्मा के रेहान की बाहों में सिमट गई। रेहान को यहाँ पर आए लगभग 2 महीने हो चुके थे। इन 2 महीनों में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब आकर लोगों ने उसे सलाह ना दी हो डॉक्टर के पास दिखाने की। कभी कभी इन सब से वो इतना उब जाता था कि लोगों से उलझ भी जाता था। मुझे अब समझ में आ रहा है तुम यहाँ कैसे रहती होगी। अभी मैं हूँ तो लोग ऐसे हैं, नहीं रहता हूँ तो क्या करते होंगे, सोच के ही गुस्सा आ रहा है। लोगों ने कह कह के मेरे कान पका दिए हैं। अरे मैं क्या करूँगा, नहीं करूँगा, वो मेरी प्रॉब्लम है। तुम लोग अपना देखो ना, लोगों को इतनी क्यों फिक्र होती है दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की। वो आकर चांदनी के पास अपने दिल के फफोले फोड़ रहा था।
इस पर चांदनी ने मुस्कुराकर उसको समझाया था, जान छोड़िए ना, उनका काम है कहना, अगर आप कहो तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। चांदनी ने रिहान की तरफ देखते हुए कहा, क्या चांदनी तुम भी भूल गई डॉक्टर ने क्या कहा था? हम 3 महीने देखते हैं साथ रह के, उसके बाद ही कहीं जाएंगे, इससे पहले मैं कहीं नहीं जाने वाला। वो अड़ते हुए बोला। रिहान की बातें सुनकर चांदनी चुप हो गई और समय का इंतज़ार करने लगी। धीरे धीरे ये समय भी निकल गया और 3 महीने से ज़्यादा हो गया। उसके बाद रिहान ने ही कहा, चलो चांदनी डॉक्टर के पास चलते हैं। वही डॉक्टर के पास मैंने चांदनी की सारी रिपोर्ट देखी। उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है तो अच्छा रहता कि एक बार आप भी टेस्ट करा लेते। डॉक्टर ने थोड़ा दबे दबे अल्फाज में कहा। ठीक है डॉक्टर, मैं इसके लिए रेडी हूँ, रिहान ने कहा। रिहान डॉक्टर का चेहरा भाप गया था। अपने पुरुष प्रधान समाज में मर्दों का टेस्ट कराना जैसे उनकी मर्दानगी पर सवाल उठाने के बराबर था। डॉक्टर ये अच्छे तरीके से जानता था, इसलिए बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि आए दिन उसका ऐसे पुरुषों से सामना होता रहता था। डॉक्टर को ऐसे देख के उसने बोलना शुरू किया, डॉक्टर मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो टेस्ट करवाना अपनी मर्दानगी पर हमला समझते हैं। अगर मुझ में कमी है तो मैं उसका इलाज करवाऊँगा। कोई भी यहाँ भगवान नहीं है। मेरी कमी की वजह से मेरी पत्नी लोगों के ताने बातें सुने, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, रिहान ने कहा। आपके जैसी सोच अगर पुरुष और समाज में हो जाए तो कितनी औरतों का भला हो जाएगा। मैंने आए दिन यहाँ ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनमें औरतों में कोई कमी नहीं होती और पुरुष अपना टेस्ट नहीं करवाते और सारा दोष अपनी औरतों पर मढ़ देते हैं। डॉक्टर ने कहा, हमारे समाज में सारी यातनाएं और ताने सिर्फ महिलाओं के हिस्सों में आते हैं। पुरुषों को तो जैसे जन्म से ही सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि सारी कमियां औरतों में ही होगी। मर्दों को जैसे क्लीन चिट मिली हुई है। विज्ञान ने इतनी तरक्की की है तो हर चीज़ का इलाज अपने विज्ञान में संभव है। जितनी भूमिका महिलाओं की है उतनी ही भूमिका पुरुषों की होती है एक बच्चा पैदा करने में, डॉक्टर ने समझाते हुए कहा। चांदनी मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती और रिहान की लाखों बलाई लेती। वो समाज के बाकी पुरुषों से एकदम अलग था। रिपोर्ट आने के बाद, देखिए मैंने आपकी सारी रिपोर्ट्स चेक की है, आप में थोड़ी कमी है जिसकी वजह से बच्चा होने में प्रॉब्लम हो रही है और हो भी गया तो मिसकैरेज होने के ज़्यादा चांसेस है। इसलिए मैं कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ, आप खाइए, उसके बाद उम्मीद करते हैं हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। डॉक्टर ने रिहान को दवाई की पर्ची देते हुए कहा। ठीक है, कोई बात नहीं डॉक्टर, आप उस दिन बता रहे थे कि हमारे विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर चीज़ का इलाज संभव है। रिहान ने पर्ची थामते हुए कहा। बिल्कुल रिहान जी, अपने विज्ञान ने इतनी तरक्की तो कर ली है कि वो लगभग हर इलाज करने में सक्षम है। फिर भी लोग अंधविश्वास के चक्कर में पड़ते हैं और इन्हीं की वजह से बाबा और मौलवियों की चांदी हो रही है, डॉक्टर ने अफसोस जताते हुए कहा। ये बात सुनकर रिहान ने नज़रें झुका ली थी, क्योंकि कुछ समय पहले जाने अनजाने में वो भी इस अंधविश्वास का शिकार हुआ था। 1 महीने बाद, चांदनी तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? चेहरा बिल्कुल पीला पड़ते जा रहा है, तुम ठीक तो हो ना? रिहान ने चिंता जताते हुए कहा। चांदनी ने हाथों में किट दिखाते हुए कहा, ये देखिए। रिहान नासमझी से किट को देखता है। क्या है इसमें? उसने हैरानी से पूछा। जान मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। चांदनी रिहान की तरफ देखते हुए चहकी। सच में? रिहान खुशी से झूम उठा। चलो तुम जल्दी तैयार हो जाओ, हमें डॉक्टर के पास जाना है। मैं पिछली बार वाली गलती नहीं करना चाहता हूँ। वो बिना देर किए चांदनी को डॉक्टर के पास ले गया और अगले ही पल वो डॉक्टर के पास मौजूद थे। इस बार चांदनी और रिहान ने डॉक्टर के सारे निर्देशों का पालन किया था। डॉक्टर ने सारे चेकअप और दवाइयाँ समय समय पर लेने को कही थी। रिहान एक पल भी चांदनी को अपनी नज़रों से दूर नहीं करता था। वो चांदनी का सारा काम अपनी निगरानी में करता था। चांदनी को कोई काम नहीं करने देता था और जितना हो सके उसे रेस्ट करने को बोलता था। वो कभी कभी इतना बेताब हो जाता था कि अब बस वो अपने बच्चे को गोद में ही ले ले।
चांदनी उसकी ये बेताबी देखती और खुश होती। वो और चांदनी एक अलग ही दुनिया में थे। रेहान हमेशा बेटी की ख्वाहिश करता और चांदनी हमेशा बेटे की। इस बात पर दोनों की हल्की फुल्की प्यार भरी नोकझोंक भी होती थी, जिसे देख के जेठानियों के कलेजे पर सांप लौटते थे। वो रेहान के सामने तो नहीं, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में कानाफूसी शुरू कर देती थी। बताओ, यही एक माँ बनी है? हम तो जैसे माँ बनी ही नहीं है। सिर पर बिठा के रखा है इस डाइन को। कुछ ऐसे ही शब्द उसकी जेठानियाँ उसके लिए निकालती थी। लेकिन अब इन सब बातों से चांदनी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ दिन बाद हॉस्पिटल में आज चांदनी को लेबर पेन शुरू हुआ था, इसलिए उसे हॉस्पिटल में लेकर आए थे। रेहान बाहर बेचैनियों से टहल रहा था। उसे चांदनी और बच्चे की बहुत फिक्र हो रही थी। सच में माँ की ममता का गुणगान तो सब लोग करते हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल के बाहर चक्कर काटते रहता है उसकी परेशानियां दबी रह जाती है। कुछ घंटे की मिन्नतें और इंतजार का सिलसिला आखिरकार खत्म हुआ। अब रेहान के कानों में वो खबर पड़ी जिसके लिए उसके कान तरस गए थे। थोड़ी देर बाद नर्स ने खबर दी, मुबारक हो, आप बाप बन गए हैं, लड़का हुआ है, वो भी जुड़वा। नर्स ने कहा। रेहान ये खबर सुन के खुशी से झूम उठा और अपने जेब से पैसे निकाल के नर्स के हाथ में रख दिए और कहा, लीजिए, पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बंटवा दीजिए। उसने चांदनी के बारे में पूछा। नर्स ने बताया कि चांदनी बिल्कुल ठीक है और दूसरे ही पल वो चांदनी से मिलने के लिए भागा। वो इंतजार नहीं कर पा रहा था। कमरे में जाते ही उसने चांदनी से पूछा, कैसी हो? चांदनी ने कहा, ठीक हूँ, और अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। रेहान बच्चों को गोद में उठाया और उनके कान में आजान दी। उसके बाद उसने चांदनी से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी। साथ ही उसने अपने रब का भी शुक्रिया अदा किया। धीरे धीरे कमरे में सारे रिश्तेदारों का हुजूम आ गया और मुबारकबाद का सिलसिला चलने लगा। आते ही सब पार्टी की डिमांड करने लगे। रेहान ने कहा, पार्टी तो ऐसी दूंगा, पूरा गांव देखेगा। इसके साथ उन लोगों का मुंह लटक गया जो रेहान और चांदनी को खुश देखना नहीं चाहते थे। सबको ऐसे खुश देखकर चांदनी ने आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में रब का शुक्रिया अदा किया। आखिरकार उसे सब्र का फल मिल ही गया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।